नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरव कुमार। इससे पहले मैंने आपकी क्लास ली थी 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। उसके बारे में बात करूं, लेकिन मैं आपको पहले बताना चाहता हूं कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है RNS एजुकेशन न्यूज़, इस पर हमारी आज लास्ट वीडियो होगी। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो यूपी एग्जाम वॉरियर के ऊपर होगी। आज हम इस चैनल का साथ छोड़ेंगे, इसमें भी वीडियो डाली बंद करेंगे। लास्ट वीडियो होगी आज हमारी, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो होगी यूपी एग्जाम वॉरियर्स। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इस चैनल को भी सभी लोग सब्सक्राइब कर लें, और अब नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए इस चैनल से आपको जो मेल आ जाएगा, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको पहले पढ़ाया था 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में, उसके जो एक दो महत्वपूर्ण जानकारी है मैं उनको जो रिकॉल करूंगा, जिससे कि आपको फिर याद आ जाए और हम उसको आगे बढ़ा सकें। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई थी। कहाँ हुई थी? कोलकाता में। ये क्वेश्चन एग्जाम के पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके आने के पूरे चांस। उसके बाद इसमें ये बताया गया था कि धीरे धीरे क्या है कि इसका मतलब क्या था कि ब्रिटिश, देखो एक तरफ तो आ जाता है यहाँ ब्रिटिश शासन और एक तरफ आ जाता है कंपनी। मतलब कंपनी तो भारत में आ चुकी थी 1600 में, लेकिन आई थी व्यापार के उद्देश्य से। और ब्रिटिश का मतलब ये ब्रिटेन से इसका कंट्रोल होता था। तो ये ब्रिटेन ने ही इसको अथॉरिटी दी थी कंपनी को कि आप वहां पे जाकर व्यापार कर सकते हैं अपना। लेकिन कंपनी क्या है, धीरे धीरे व्यापार कर रही है। तो व्यापार के बाद आपको पता, जैसे आज आप इस गांव के किसी आदमी को मान लो व्यापार के उद्देश्य से बाहर से लाओ, तो वो आपका पहले तो आपके साथ व्यापार करेगा। उसके बाद क्या है कि वो आप लोगों को व्यवहार जानेगा, फिर आपकी पर्सनल मैटर में, पॉलिटी में और सभी जगह इन्वॉल्व करना शुरू कर दे। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे वो आप सभी लोगों को जान जाता। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको जो है व्यापार के उद्देश्य से बोला था कि आप व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में जा सकते हैं। लेकिन कंपनी ने क्या धीरे धीरे ना भारत के लोगों पर शासन करना शुरू कर दिया, अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी। तो कंपनी के जितने भी कार्य थे उनको रेगुलेट करने के लिए ये आया था। कंपनी के जितने भी कार्य हैं उनको रेगुलेट करने के लिए आया था रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। 1773 इसके बारे में बातचीत हमारी हो चुकी थी इससे पहले, तो उसी को मैं आगे बढ़ाते हुए आपको बताता हूं। 1773 के बाद आया था, ये मैंने आपको बता दिया कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट का मतलब ये था। अच्छा, बंगाल को ही इन्होंने अपना सेंटर पॉइंट क्यों रखा? बंगाल को अपना सेंटर पॉइंट रखने का मेन मोटिव ये था कि हमारा जो ये यूरोप होता है ऊपर की तरफ, जैसा आपका एशिया शुरू हो जाता, इधर से आपका यूरोप शुरू हो जाता और इधर आपका हो जाता एशिया, ठीक है। और इधर आपका जाता अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ये आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। तो जो व्यापार ये करते थे, पहले आने जाने का मार्ग इतना सुगम तो नहीं होता था, लेकिन ये जो आना जाना अपना रखते थे, ये रखते थे यूरोप से अपना आते थे। कुछ लोग इधर आ जाते थे, कुछ लोग इस तरफ से इधर आते थे। मेन उद्देश्य क्या था? क्योंकि पहली बात ये है कि सब ये पानी का रास्ता था, टोटल जितना भी था पानी का रास्ता था। अच्छा, इधर इनकी पकड़ कम क्यों बनी? क्योंकि इधर जो पहले से क्या था, इधर अपना मराठी भी थे, यहाँ मुंबई, महाराष्ट्र और ये गुजरात वाला सब एरिया मराठों ने कब्जा कर रखा था। उसके बाद इधर पुर्तगाली भी रहते थे गोवा वाले तट पे, और ये सब ये कवर करके रखते थे, इधर ये अपना काम करते थे सारा। तो इसलिए जो है इधर चले गए। अच्छा, अगर आप इधर की बात करते थे, इधर ये निजाम मुस्लिम शासन, ये भी अपना कंट्रोल रखते थे। तो तब ये कोलकाता ले गए और कोलकाता में ही इन्होंने अपना जो है सेंटर पॉइंट रखा। जब 1774 में आपका कोलकाता में ये सुप्रीम कोर्ट बना, तब उसके बाद इन्होंने जो कोलकाता को ही अपनी कैपिटल बनाया। उसके बाद 1784 पिट्स इंडिया एक्ट,
1773 रेगुलेटिंग एक्ट में जो जो कमियां रह गई, जो जो खामियां रह गई, उनको दूर करने के लिए आया था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो मेरा उद्देश्य यह था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में इन्होंने काफी कुछ सुधार किया था, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कमियां रह गई थी। तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया था। पिट्स इंडिया का इसका नाम पिट्स जो रखा गया वो क्यों रखा गया? क्योंकि उस दौर में ब्रिटेन में युवा पीएम होते थे, उनका नाम होता था विलियम पिट्स। क्या नाम होता था? विलियम पिट। ये 1780 के आसपास की बात है, और वहां पे जो है ब्रिटिश पीएम होते, उनका नाम होता विलियम पिट्स। तो आपको पता ही है कि जो भी रूल बनाती थी वो कौन बनाती थी? वहां की पार्लियामेंट बनाती है। और जब रूल पार्लियामेंट बनाती है तो पार्लियामेंट के जो बने हुए रूल हैं, पार्लियामेंट में क्या, लोकसभा और राज्यसभा, और लोकसभा का हेड कौन होता? पीएम होता। और पीएम वहां पे कौन थे? विलियम पिट थे। तो विलियम पिट का नाम इसलिए मेरे, क्योंकि पिट्स इंडिया एक्ट में इनका महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए इनका नाम होता है पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है। इसका मेन उद्देश्य क्या था पिट्स इंडिया एक्ट का? पिट्स इंडिया एक्ट का मेन उद्देश्य था, ये 1781 में इसको जो है संसद का अप्रूवल मिला था। 1781 में ब्रिटिश संसद थी और इसने इसको जो है अप्रूव किया था पिट्स इंडिया एक्ट को, तभी 1784 में प्रकाश में आया। ब्रिटिश इसका मेन उद्देश्य क्या था? मेन उद्देश्य था एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसका नाम क्या था ब्रिटिश संसद में? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट। सेटलमेंट जैसे कि आप जानते हैं, सेटलमेंट का मतलब होता है समझौता। तो ये था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट और कंपनी दोनों में क्या हो? दोनों में कोलैबोरेशन हो, समझौता हो या सेटलमेंट। इसलिए इसका नाम एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी है। और इसकी जो संसद से अप्रूवल हुई थी वो 1781 में हुई थी, और ये प्रकाश में आया 1784 में। इसमें क्या क्या मेन काम हुए वो देख लेते हैं। ज्यादा कुछ तो इसमें बताने की जरूरत है नहीं, लेकिन जो जो मेन काम है वो बता देता हूँ। इसमें एक तो पॉलिटिकल और आपका ये कॉमर्शियल यानी कि व्यापारिक वाणिज्यिक जो काम थे अलग अलग हो गए थे। तो पॉलिटिकल और एक कॉमर्शियल, ये दोनों काम अलग अलग हो चुके थे। पॉलिटिकल कामों को जो देखता था वो देखता था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। नियंत्रक बोर्ड। ठीक है। राजनीतिक मामले जो देखता था, राजनीतिक जितने भी मामले होते थे उनको देखता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और जितने भी व्यापारिक मामले होते थे उनको देखता था आपका ये निदेशक मंडल। जितने भी जो है व्यापारिक मामले होते थे उनको देखता था निदेशक मंडल। अच्छा, इसका पिट्स इंडिया एक्ट का मेन मतलब ये था कि यहां से ना द्वैध शासन व्यवस्था का चलन हो गया। द्वैध शासन व्यवस्था, ये देखो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसे नोट करना चाहो पूछ लेता, आपको 4 ऑप्शन दे देगा कि द्वैध शासन व्यवस्था कब से चालू हुई। तो आप बता सकते हैं कि द्वैध शासन व्यवस्था जो है 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से चालू। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। द्वैध शासन का मतलब क्या? द्वैध का मतलब है डबल। अब डबल का मतलब क्या है? डबल का मतलब ये है कि एक तरफ तो जो है ब्रिटिश क्राउन, एक तरफ तो ब्रिटिश क्राउन अपना शासन चलाता था और एक तरफ कंपनी अपना राज। कंपनी का मतलब केवल क्या था? कंपनी का मतलब था व्यापारिक, व्यापार का काम देखेगी। और ब्रिटिश का मतलब था पॉलिटिकल, मतलब राजनीतिक मामले जितने भी हैं वो ब्रिटिश के पास आ गए और व्यापारिक मामले जितने भी वो कंपनी के पास चले गए। तो इसलिए द्वैध शासन व्यवस्था कहलाती थी। और द्वैध शासन व्यवस्था के नाम से ही आपको क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि द्वैध शासन व्यवस्था किस एक्ट के थ्रू लगी। और पूछ सकता है आपको 1773 ऑप्शन दे देगा, 1784 ऑप्शन दे देगा, 1813 ऑप्शन दे देगा, 1833 ऑप्शन दे देगा।
ठीक है, ये सारे ऑप्शन दे सकते हैं आप। इसमें जो मेन आंसर होगा वो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट होगा। पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू ही द्वैशासन व्यवस्था का चलन हुआ था। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि वारेन हेस्टिंग पहला बंगाल का गवर्नर जनरल, जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बताया था तो मैंने बताया था उसमें कि 1773 में बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बोल दिया गया, उसको पावर बढ़ा दी गई। मुंबई और ये आपका मुंबई के बाद दूसरी प्रेसिडेंसी कौन सी थी, एक मुंबई प्रेसिडेंसी और एक चेन्नई, चेन्नई का मतलब मद्रास प्रेसिडेंसी, यानी कि मुंबई प्रेसिडेंसी मद्रास प्रेसिडेंसी दोनों ये जो है बंगाल से कंट्रोल होती थी। तब काम तो ये अपना करती थी, मुंबई प्रेसिडेंसी अपना काम करती थी, मद्रास प्रेसिडेंसी अपना काम करती थी, लेकिन काम दोनों जो है ये बंगाल प्रेसिडेंसी के अंडर ही करती थी। यहाँ पर आपका मुंबई, यहाँ पर आपका मद्रास, ये दोनों प्रेसिडेंसी जो है इसी के अंडर काम करती थी। पावर बढ़ चुकी थी, काम अपना कर रही थी, लेकिन काम इसके अंडर कर रही थी बंगाल प्रेसिडेंसी के। तब पहला बंगाल का जो बना था ये गवर्नर जनरल, ये बना था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। उसके बाद ये रहा था आपका 1772 से 1772 से 1773 से 1785। वारेन हेस्टिंग का टाइम कहाँ था, 1773 से 1785, बीच में 1785 के बाद 2-3 महीने के लिए कोई कार्यकारी इन्होंने एक वो बनाया था गवर्नर जनरल, तो उसने कोई खास काम नहीं किया, तो उसका जिक्र यहाँ हम नहीं करेंगे। उसके बाद 1785 के में ही इन्होंने ये अपना एक गवर्नर जनरल लेकर आए थे, उसका मैं आपको नाम बता रहा हूँ। 1785 1793 तक ये गवर्नर जनरल रहे थे, उनका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब मैं आपको ये रेगुलेटिंग एक्ट तो पढ़ाऊंगा, लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट के साथ ये बताऊंगा कि इस रेगुलेटिंग एक्ट को रेगुलेट कराने के लिए, पिट्स इंडिया एक्ट को रेगुलेट कराने के लिए ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या क्या मेन काम किए, तो मैं आपको इसको बता रहा हूँ। 1785 का लास्ट था, 1786 से माना जाता है इनका टाइम, 1786 से 1793 तक। और इन्होंने क्या क्या काम किए, तो ये इनके थे बंगाल के गवर्नर जनरल, और इनका मेन काम क्या था, मेन काम था इन्होंने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लगाया था। कहाँ कहाँ, बंगाल और बिहार, दो प्रेसिडेंसी है, और इनमें लगाया था स्थायी बंदोबस्त। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, और ये वनडे एग्जाम के हिसाब से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूछा गया है कि स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था किसने की, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की, और इसका टाइम माना जाता है 1786 से 1793 तक, और इसने व्यवस्था जो लगाई थी ये 1793 में ही लागू की थी अपने लास्ट टाइम में। 1793 में इसलिए बंगाल और बिहार में दो प्रेसिडेंसी में लगाई थी स्थायी बंदोबस्त, मतलब भूमि का स्थायीकरण किया था। उसके बाद एक क्वेश्चन और इसी से पूछा जाए कि भारतीय सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता, तब भी इन्हीं को कहा जाता, भारतीय सिविल सेवा का जनक। ये भी आपका एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय सिविल सेवा का जनक कौन था, तो भारतीय सिविल सेवा का जनक भी ये आप लॉर्ड कॉर्नवालिस ही, इन्हीं के स्टार्टिंग के द्वारा या इन्हीं के कामों के द्वारा आपका जो है भारतीय सिविल सेवा की शुरुआत हुई थी। अच्छा, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो नीति अपनाई थी वो मतलब डेवलपमेंट की नीति थी इनकी, और ये करना चाहते थे स्थायी बंदोबस्त लगाया, जमीन के झगड़े कम से कम हो, भारतीय सिविल सेवा में जो है इनका मतलब भारतीयों का भी योगदान, भारतीय सिविल सेवा का जनक ही माना जाता। उसी टाइम में क्या हुआ था, उसी टाइम में 1790 के आसपास की बात है, टीपू सुल्तान की पराजय हुई, तो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी इंग्लैंड के साथ। टीपू सुल्तान की हुई थी पराजय और श्रीरंगपट्टनम की हुई थी संधि।
लॉर्ड कॉर्नवालिस के मेन मेन जो काम थे मैंने आपको बता दिए। मेन मेन काम ये थे, एक तो 1793 स्थायी बंदोबस्त, ये याद रखना, और दूसरा था भारतीय सिविल सेवा का जनक इनको माना जाता, और इनके टाइम में क्या हुआ कि टीपू सुल्तान की हुई पराजय और श्रीरंगपट्टनम की हुई संधि। 1793 तक ये रहे। 1793 के बाद इनके बाद है सर जॉन शो। लेकिन उन्हें बताने से पहले मैं आपको पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में बताता हूँ। पिट्स इंडिया एक्ट में क्या हुआ था? पिट्स इंडिया एक्ट में क्या था? पॉलिटिकल व्यू अलग चले गए। पॉलिटिकल को कौन कंट्रोल करता था? ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी। किस नाम से? तो ये होता था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और दूसरा होता था कॉमर्शियल व्यू। कॉमर्शियल व्यू को कंट्रोल करती थी कंपनी। कंपनी का मेन मोटिव ही व्यापार था। और ये होता था डिवीजन ऑफ निदेशक मंडल। निदेशक मंडल था। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के जितने भी काम थे वो ब्रिटिश सरकार ने अपने अंडर ले लिए। मतलब धीरे धीरे क्या कि कंपनी के जितने भी काम थे, कंपनी के कामों पर ब्रिटिश गवर्नमेंट अपना आधिपत्य जमाना चाहती थी। वो चाहती थी कि सेटअप तो वहाँ पर कंपनी ने कर दिया भारत में, लेकिन क्यों ना इस सेटअप को जो है मतलब हम रेगुलेट भी करें और हम इसको कंट्रोल करें। तब 1784 पिट्स इंडिया एक्ट का मेन मोटिव यही था कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा कंपनी के किए गए कार्यों पर एक आधिपत्य स्थापित करना। मतलब कंपनी के जितने भी काम थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर काम करेंगे। मेन ये था कि कंपनी के कार्यों पर ब्रिटिश गवर्नमेंट की पकड़। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सर जॉन शोर का टाइम था। देखो 1773 से 1785 ये आपके थे वॉरेन हेस्टी, पहले गवर्नर जनरल भी ये थे। उसके बाद 1786 से और 1793 इसमें आपके कौन हुए? लॉर्ड कॉर्नवालिस। साथ साथ इन्हें भी पढ़ना जरूरी है, किसी से भी कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता। उसके बाद 1793 से ही 1798 तक ये आपका है लॉर्ड जॉन शोर। लॉर्ड जॉन शोर। देखो इस टाइम पीरियड में मेन काम क्या हो? इस टाइम पीरियड में मेन काम हो 1774 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। ठीक है, मेन काम ये हुआ। और कंपनी को आप जैसा आपको बताया कि कंपनी का काम केवल क्या था? कॉमर्शियल यूज का काम था, बाकी पॉलिटिकल व्यूज उसको हटा दिया गया। धीरे धीरे कंपनी के कारों पर ब्रिटिश शासन ने अपनी पकड़ बना ली। 1786 से 1793 इसमें जो मेन काम था इसमें यह था 1793 में स्थायी बंदोबस्त। किस गवर्नर जनरल के टाइम में मेन काम हो वो आपको याद करना जरूरी बहुत ज़्यादा। तो पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने बिहार ये बंगाल प्रेसिडेंसी के, और इनके टाइम में काम हो 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कोलकाता में। 1793 में स्थायी बंदोबस्त लगा था और ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लगाया था, और ये लगा था बंगाल और बिहार दो प्रेसिडेंसी में। उसके बाद 1793 से 1798 ये लॉर्ड जॉन शोर का काम था, और इन्होंने अपनाई थी हस्तक्षेप नीति। क्या अपनाई थी इन्होंने? हस्तक्षेप नीति। इस नीति
एसएचजीपी का मेन मकसद क्या था? एसएचजीपी जैसा आपको इसके नाम से पता चला कि हम किसी के काम में भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, हमें किसी के काम में टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं, हम अपना सिंपल सा जब व्यापार करेंगे, सिंपल सा जो पॉलिटिकल व्यू में अपना मेन आधिपत्य स्थापित करेंगे, लेकिन हम किसी को ज्यादा मतलब किसी के कामों में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसलिए एसएचजीपी लॉर्ड जॉनसन अपनाई थी। और जैसे कि आप ये देख रहे हैं 1773-1785 लॉर्ड वारन हेस्टिंग का टाइम लगभग 12 साल, 86 से 93 ये टाइम लगभग 7 साल। लेकिन सर जॉन सोर ये केवल मतलब सिंपली इन्होंने रूल करना चाहा, तो क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको वापसी बुला लिया, ऐसा ध्यान देंगे, इनको वापसी बोला भी कि आप ऐसा करो, आप ब्रिटेन आ जाओ और वहाँ पर जो इतनी भारत में जो इतनी आसानी से शासन नहीं चलने का, जैसा आप चाह रहे हो कि आपको किसी के काम में चाहिए, किसी काम में कोई मतलब नहीं, तो ऐसा शासन चलने का नहीं। इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट 1798 को वापसी बुला लिया। इनके टाइम पीरियड में केवल एक मेन काम हुआ था और वो हुआ था 1795 में, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर 1795 में हुआ था, निजाम और मराठों का युद्ध हुआ था। निजाम मराठों का युद्ध हुआ था 1795 में, और इसमें क्या हुआ था, इसमें मराठों की जीत हुई थी। निजाम ने इनको प्रलोभन भी दिया था सर जॉन सोर को कि आप युद्ध में हमारे साथ हैं, ब्रिटिश सैनिकों के द्वारा आप हमारी मदद करें, लेकिन इनकी तो नीति हस्तक्षेप की थी। इन्होंने सोचा कि इन दोनों के बीच में हस्तक्षेप करना ठीक नहीं है, तो इसलिए जो निजाम और मराठों का युद्ध हुआ। और निजाम और मराठे कहाँ पर कंट्रोल करते थे वो देख लो एक बार। इधर आप मराठों का मेन कंट्रोल रहता था और इधर आप निजाम होते थे, तो इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। और जिस जगह पे युद्ध हुआ था उसका नाम है खारदा का युद्ध। क्या हुआ था? खारदा का युद्ध। आज के टाइम में एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो थोड़ा सा क्या कि डीपली पूछे जा रहे हैं या पहले से हटे हुए पूछे जा रहे हैं। हटे हुए का मतलब ये है कि इस तरह से नहीं पूछा जाता जैसे पहले सिंपली पूछ नहीं जाता था कि कोई भी चीज पड़ी थी बहुत बार कोई क्वेश्चन होगा। अब युद्ध भी इस तरह से पूछता है, जैसे पहले क्या था, पहले पूछ सकता था पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई, तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत सभी लोग जानते हैं, 1763 सभी लोग जानते हैं, जो पढ़ते हैं जो एग्जाम की तैयारी करते हैं सभी लोग जानते हैं कि 1763 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। ये क्वेश्चन आम बन गया, इसलिए क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाता। उसका कारण ये है अब जब क्वेश्चन पूछा जाता है वो बड़ा अलग सा पूछा जाता है। जैसे मान लिया पूछ ले कि खारदा का युद्ध कब हुआ था, खारदा का युद्ध तो बहुत कम लोग जानते हैं, अगर जानते हैं तो नहीं पता किस किस के बीच को, तो निजाम और मराठों के बीच को खारदा का युद्ध और कब हुआ 1795 किसके टाइम हुआ, लॉर्ड जॉनसन के टाइम हुआ। और इस युद्ध में कहो मराठों के बीच निजाम पहले से मराठों से कमजोर था, इसने ब्रिटिश जो गवर्नर जनरल था इसको बोला भी था कि आप मेरी मदद करते, लेकिन इनकी नीति ऐसे चेक नहीं थी इसलिए इन्होंने इसकी मदद नहीं। एक्ट में यही है, धीरे धीरे कैपिटल कोलकाता बनी और ये आप नोट डाउन करने कोई दिक्कत नहीं है और अच्छा क्वेश्चन है। धीरे धीरे राजधानी इसकी क्या होगी, कोलकाता। भाई कंपनी का मेन व्यापार कोलकाता से शुरू हो रहा है। कंपनी के मतलब जितने भी बाहर के उनके झगड़ों के लिए कंपनी ने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बना के कोलकाता, सारा काम जो कोलकाता से चला, तो कोलकाता कैपिटल बनना तो नॉर्मल सी बात है। कोलकाता जो है कंपनी के द्वारा बनाई गई कैपिटल बनी। और ये मैंने आपको बता दें कि कोलकाता को उस समय मेन शहर क्यों माना गया था, क्योंकि पानी के द्वारा आना जाना होता था, एयर का रास्ता नहीं था, इसलिए कोलकाता को मेन शहर वहाँ डेवलप किया गया। मुंबई को या किसी और शहर को इसलिए डेवलप किया गया या इसलिए भी पकड़ बनाई गई कंपनी के द्वारा, क्योंकि वहाँ पहले से जो है और किसी का साथ नहीं। जैसे ये आपका वेस्टर्न जो पार्ट है, वेस्टर्न पार्ट में मराठों का या पुर्तगाली को कहीं नहीं कब्जा था, तो इसलिए और डचों का भी इधर ही कब्जा था। इसलिए ये जो साइड थी ये मुस्लिमों के अंदर चलती थी। लेकिन क्या हुआ 1757 में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा जब पहला युद्ध लड़ा गया, तीन नवाबों के द्वारा उसके सामने किया गया, लेकिन फिर बेसिक स्थिति की बंगाल पर कंट्रोल हो चुका था और तब तक जो कोलकाता मेन सेंटर पॉइंट बन चुका। ठीक है, इसके बाद हम बताते हैं आपको 1813 का चार्टर अधिनियम।
जो भी आपके गवर्नमेंट जनरल आएंगे मैं उनका जिक्र भी करूँगा, लेकिन फिलहाल आप देखिए कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के बाद आया था 1813 का चार्टर अधिनियम। 1813 का चार्टर अधिनियम, इसमें क्या हुआ था, पहले क्या करा था 1773 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने धीरे धीरे कंपनी के बारे को रेगुलेट किया। उसके बाद 1784 में क्या किया था, 1784 में क्या था कि ब्रिटिश और कंपनी दोनों का कोलाब्रेशन, एक तरह से इनका समझौता हुआ था कि कुछ काम आप देखो कुछ काम देंगे। 1813 का चार्टर अधिनियम ये था कि कंपनी के हाथ से पूरी तरह से शासन ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में चला गया और कंपनी का जो आधिपत्य था, स्थापना की, ये सब सारा जाना जो भी काम था वो सारा कुछ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने कब्जे में। इसका मेन काम था कि कंपनी का जो व्यापार का एकाधिकार था, मतलब व्यापार का काम तो पहले से कंपनी का था, वो क्या हुआ, वो समाप्त हो गया। भाई 1773 में भी व्यापार की परमिशन कंपनी को थी, 1784 में भी व्यापार की परमिशन कंपनी को थी, लेकिन जब 1813 का चार्टर अधिनियम आया तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी से ये व्यापार का जो अधिकार था इससे भी समाप्त कर दिया। जो मैं कहना चाह रहा था कुल मिला के ये है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी का राज एक तरह से खत्म कर दिया और अपने हाथ में सारी सत्ता दी। और इसका दूसरा पॉइंट, ये जो चार्टर चला था 20 वर्षों के लिए चला था। 20 वर्षों के लिए क्या कहते हैं, 20 वर्षों के लिए कंपनी के जितने अधिकार थे उन्हें नियंत्रण में कर दिया था, राजस्व नियंत्रण का अधिकार ले लिया कि हम क्या करेंगे, हम राजस्व भी हम वसूलेंगे। राजस्व नियंत्रण इनके पास आ गया, देखो जितना भी रेवेन्यू कलेक्शन था वो सब ब्रिटिश ने अपने हाथ में लिया, कंपनी का व्यापार का अधिकार था वो अपने हाथ में लिया, फिर कंपनी अपने हाथ में पावर में गई। तीसरा कार्य क्या किया था, कंपनी के जितने भी निर्णय होते थे उनको फाइनल डिसीजन कौन करता था, ब्रिटिश सम्राट करता। कंपनी के जितने भी कार्य होते थे ब्रिटिश सम्राट के फाइनल डिसीजन के बाद ही चलते। कुल मिलाकर कंपनी जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर काम कर रही है। 1813 का ये चार्टर थी। का चार्टर अधिनियम पहले क्या आया था कि 20 साल के नियंत्रण के लिए आया था, राजस्व वगैरह का जो नियंत्रण वो 20 साल के लिए, उसके बाद आया था 1833 का चार्टर अधिनियम। के चार्टर अधिनियम में 1833 के चार्टर अधिनियम में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या क्या काम किए वो सुन लीजिए।